एमसीएल जो ये कर सकती है, वैसे ही एमसीएल के हमारे रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों हमने एक संकल्प किया है कि हमें हमारे हर तहसील के सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप को एक 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। अब ये 10,000 करोड़ की कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी बनानी है कि जिसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का, ऐसी कंपनी बनानी है कि जिसके शेयर्स का मूल्य इतना हो कि कलेक्टिवली वो कंपनी 10,000 करोड़ की कंपनी बने। अब ये वैल्यूएशन क्या होता है? तो दोस्तों आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो और वो शेयर्स हर दिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, कभी उसमें उछाल आता है, कभी गिरावट आती है, ये जो उतार चढ़ाव होता है उस शेयर्स का, वो एक्चुअली शेयर्स का वैल्यूएशन है। या हमारे देश में जो सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अमीर 10 लोग हैं, या पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर 10, 20, 50 लोग होंगे, तो उनकी जो संपत्ति आती है वो बनती है इस वैल्यूएशन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की वैल्यूएशन या किसी की संपत्ति आज 1 लाख करोड़ की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि 1 लाख करोड़ आज उसके अकाउंट में, उस बैंक में पड़े हुए हैं। उसका मतलब यह है कि उसके नाम पे अभी इतने शेयर्स है कि उस शेयर्स की वैल्यूएशन आज 1 लाख करोड़ है। तो क्यों सभी लोग इस वैल्यूएशन के पीछे पड़े हैं? कैसी बनती है वैल्यूएशन और क्यों हमें भी इस वैल्यूएशन को बढ़ाना है, कराना है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है वैल्यूएशन का? क्यों कोई कंपनी वैल्यूएशन कराती है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दो ऐसे उद्देश्य होते हैं। एक तो उद्देश्य हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस का, अपने बिजनेस की पोजीशन वो पूरी दुनिया के सामने रखना है। अगर आप कुछ दिनों से बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस किस लेवल तक जाके पहुंचा है, आपका मकाम क्या है, वो दुनिया को बताने के लिए आप वैल्यूएशन करते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करते हो और सबको देते हो कि देखो मैं यहां पहुंच गया। नहीं, इसका एक तरीका है और वो तरीका है आईपीओ। वो तरीका है कि आप अपनी कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्ट करते हो, जिससे पता चलता है कि आपके शेयर्स का मूल्य क्या है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का मूल्य क्या है। और इसके लिए बाकायदा बहुत बड़ी लंबी प्रोसीजर होती है, 9 महीने लगते हैं कम से कम, जिसमें आपके कंपनी के हर मूल्य को, हर पहलू को, उसका मूल्यमापन होता है, उसकी पढ़ाई की जाती है और बाद में ये डिसाइड होता है कि आपके शेयर्स का मूल्य कितना है, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन या मूल्य कितना है। तो ये तो हुआ एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य वो है कि ऐसी कंपनियां जो आज किसी सेंसेक्स या किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी, स्टार्टअप्स कंपनी, ऐसी सब कंपनी को जब फंडिंग चाहिए होती है, जब उनको पैसे रेज करने होते हैं अपनी बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, कंपनी के लिए, तब तो उन्हें इस वैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए फंडिंग बहुत जरूरी होती है, वित्त पैसे जरूरी होते हैं सभी चीजों के लिए। अब ये कैसे किसी कंपनी को मिल सकते हैं? तो सिर्फ दो तरीके हैं। एक तो है कर्जा, डेट, और दूसरा है इक्विटी। अभी कर्जा देने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, ये आपको कर्जा कब देते हैं? जब वो 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आप ये कर्जा चुकाने में समर्थ हो। ये जो बैंक होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, इनके पास भी लोगों का पैसा होता है। तो लोगों का पैसा जो जमा होता है, उनके ऊपर उस पैसे को अच्छी तरह से निवेश करना, उनसे ब्याज लेना और फिर वही ब्याज लोगों को उनके रिटर्न करके बांटना, ये उस इंस्टीट्यूशन का काम होता है। तो इसलिए वो देखते हैं कि क्या आपके पास कुछ कोलैटरल है, कुछ ऐसी चीज है कि जिसे हम लिक्विडिफाई करके हम वो पैसे ले ले वापस, या आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है जिससे में हर साल आपने दिखाया कि आप इतना रेवेन्यू का निर्माण करते हो, आप इतने प्रॉफिट का निर्माण करते हो, जनरेट करते हो, और उसके बेसिस पे फिर ये आपको लोन दे। तो ये तो हुआ एक तरीका कर्जे का। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनियां होती है, स्टार्टअप्स ऐसी होती है
जिनके पास कोई भी ना कोई गिरवी रखने के लिए चीज होती है, ना उनके लिए कोई इतिहास, कोई बैलेंस शीट होती है कि जिस बैलेंस शीट के बेस पर वो पैसे जमा कर। तो सिर्फ एक ही उनके पास ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है इक्विटी का। वो अपने कंपनी की इक्विटी, अपने कंपनी के शेयर्स वो इन्वेस्टर्स को देती है और उसके बदले में वो पैसे रेज करती है अपने कंपनी के लिए। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये पैसे रेज करना वैसे काफी आसान हो गया है। अगर आप स्टार्टअप हो, अगर आपके मन में दिमाग में कुछ बिजनेस आइडियाज है जिसमें किसी वस्तु के साथ या किसी सेवा के साथ आप बिजनेस का निर्माण कर सकते हो। इनफैक्ट अभी तक आपने कुछ नहीं किया, ये आइडिया सिर्फ आपके पेपर के ऊपर है, फिर भी आज के तारीख में पैसे रेज किए जा सकते हैं और इसे कहते हैं प्री सीड। प्री सीड फंडिंग में, प्री सीड में वहां भी एक वैल्यूएशन होता है, वहां भी देखा जाता है कि आप इस आइडिया के साथ कितना बड़ा बिजनेस का निर्माण कर सकते हो और उसके हिसाब से फिर आपको फंडिंग मिल सकती है। ये फंडिंग 1 करोड़ से लेकर 20-25 करोड़ तक हो सकती है। और इस फंडिंग का उपयोग किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ आपका वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, आपका वो प्रोटोटाइप वो तैयार करने के लिए, वो डेमो तैयार करने के लिए, छोटा सा, कि मैं जो बोल रहा हूं कि इस प्रोडक्ट के साथ या इस सेवा के साथ ये बन सकता है। यानी नेपियर ग्रास के साथ ये एमकोल या एम कुकिंग सिस्टम बन सकती है। इसका प्रोटोटाइप, इसका एक छोटा सा स्मॉल डेमो, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तैयार करने के लिए लोग पैसे देते हैं। और ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? तो नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, यानी कोई भी एक बिजनेस साइज का आप प्रोजेक्ट तैयार करो और उसमें ये प्रोडक्ट तैयार करो और मार्केट में बेचो, कस्टमर को बेचो और उससे पैसे लो। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें आप अपने उस आइडिया के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में वो प्रोजेक्ट तैयार करते हो, उस प्रोजेक्ट के साथ वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, कस्टमर्स को देते हैं और पैसे कमाते हैं। यानी पूरी बिजनेस साइकिल आप पूरी करते हो। अभी ये एक बार किया, यानी एक बार आपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी वस्तु को, जैसे हम कहते हैं कि नेपियर ग्रास के साथ हमने ये एम कुकिंग सिस्टम बनाई और ये बेची और उसके साथ कस्टमर्स को हमने ये वैल्यू क्रिएशन किया। ये यहां तक एक्चुअली प्रमोटर्स का काम होता है। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। यानी ये जो एक जगह पे आपने प्रोजेक्ट पूरा किया है, उस प्रोजेक्ट को, उस बिजनेस को फिर आगे बढ़ाने का काम जो स्पेशलिस्ट करते हैं। और उसमें लगती है फंडिंग। तो अलग अलग लेवल पे फंडिंग आती, जिसमें सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, इस तरह उनके नाम दिए गए हैं। पहली सीरीज को ए, बाद में बी, बाद में सी, ऐसे। तो जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होता है वैसे वैसे ये फंडिंग आती है। जैसा आपका एक्सपेंशन होता है तो तब वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस फिर इसमें आते हैं और आपको फंडिंग करते हैं, क्योंकि आपको फंडिंग ज्यादा लगती है। और अल्टीमेटली ये सब फंडिंग, ये सभी जो व्यवस्था है, ये आईपीओ पे जाके खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसे पहलू पे जाती है। अभी आईपीओ के पहले कितनी बार आप फंडिंग कर सकते हैं तो ऐसी कोई लिमिट नहीं। नॉर्मली 3 बार ऐसी फंडिंग होती है, ए बी सी, लेकिन वो डी भी हो सकती है, ई भी हो सकती है, ऐसी कोई लिमिट नहीं। और हर जगह पे जब जब आपको ये फंडिंग करनी होती है, यानी प्री सीड से लेके ए बी सी, किसी भी लेवल तक, इनफैक्ट आईपीओ तक, हर लेवल को आपको करना होता है वैल्यूएशन, जिससे फिर वो इन्वेस्टर उस वैल्यूएशन के हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली वैल्यूएशन का मतलब क्या है? तो वैल्यूएशन का मतलब यह है कि आपकी जो बिजनेस आइडिया है या आपका जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस का मूल्य, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। और ये वैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि इस वैल्यूएशन के बेसिस पे एक तो आप फंडिंग का फंडिंग रेज करें, या आपकी कुछ पार्टनरशिप हो, या आप मर्जर एक्विजिशन इसमें हिस्सा लेते हो, या टैक्सेशन के पर्पस के लिए, ये सभी चीजों के लिए वैल्यूएशन होता है। लेकिन वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन के बेसिक्स क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, फिर आपको समझेगा कि कैसे कंपनी को निर्माण या आगे लेके जा सकते हैं। वैल्यूएशन हमेशा कभी भी सिर्फ नंबर पे नहीं होता, यानी टैंजिबल और इनटैंजिबल, ऐसे दोनों चीजों के ऊपर होता है। इनफैक्ट बहुत बार वैल्यूएशन जो होता है वो टैंजिबल यानी नंबर्स पे नहीं, तो इनटैंजिबल ऐसी चीजों पे होता है। इसका मतलब क्या? यानी कोई स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको जो मार्क्स आते हैं किसी विषय में, तो उससे पता चलता है कि उसे
कितना समझा उस विषय के बारे में। बिजनेस के बारे में जब बिजनेस की बात आती है तो हमारे लिए मार्क्स क्या है? बैलेंस शीट। तो आपकी बैलेंस शीट है, आपके नंबर्स है, वो वो दिखाते हैं कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, आप कितना बिजनेस कर रहे हो। ओके, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नंबर्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विजन और मिशन। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बिजनेस है, ये जो सर्विस है, इसको लेके कंपनी कहां जाना चाहती है, कंपनी का क्या रोड मैप है, कौन सी दिशा में कंपनी जा सकती है, कंपनी का क्या एम है इस बिजनेस को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिस दिशा में कंपनी जाना चाहती है, जो विजन और मिशन कंपनी ने रखा है, उसकी बागडोर किसके हाथ में है, कौन है उस कंपनी को लीड कर रहा है, कौन उस कंपनी को उस दिशा में लेके जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे तो आईपीओ में भी बहुत बहुत डिटेल में जो प्रोमोटर्स है उनके बारे में लिखा होता है कि प्रोमोटर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन इस कंपनी को लीड कर रहा है, अगर ये कंपनी उस दिशा में जा रहे है तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कौन से संस्कारों पर ये कंपनी काम कर रही है, वो कंपनी कुछ एथिकल वे में काम कर रही है, अनएथिकल वे में काम कर रही है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे लोग काम करते हैं तो उनमें कोई कल्चर है कि नहीं, इन सभी चीजों को देखा जाता है। इनफैक्ट जब इंटरनेशनल फंडिंग की जाती है तब इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें ज्यादा देखते हैं, और इस सभी चीजों पे होता है आपका वैल्यूएशन। आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी समाज की, उसकी कस्टमर को कितनी जरूरत है, आने वाले दिनों में उसकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ आता है वैल्यूएशन पे। अभी इसकी जो मेथड्स है अलग अलग, उसमें सबसे पहला एक सिंपल मेथड ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप जिसे कहते हैं। अभी सभी जो लिस्टेड कंपनियां हैं, अभी लिस्टेड कंपनियों में सिंपली अगर आपको शेयर्स का वैल्यू पता है और नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, आई मीन आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और टोटल करके मल्टीप्लाई करके आपको मिलती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे अगर आपको टाटा मोटर्स से कितनी बड़ी कंपनी है ये आपको जानना है, तो सिंपली फिर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स के आज की क्या वैल्यू है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं टाटा मोटर्स के, अगर वो आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आज की टाटा मोटर्स की वर्थ या टाटा मोटर्स की जो मार्केट कैप है वो आपको समझ में आएगी। तो सभी जो लिस्टेड कंपनियां हैं इनका ये तरीका बहुत आसान होता है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के लिए ये तरीका हम अपना नहीं सकते। अनलिस्टेड कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है ये टाइम्स रेवेन्यू मेथड। यानी क्या? तो ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट के साथ, जिस सर्विस के साथ काम कर रही है, वो आने वाले दिनों में टाइम के साथ उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो आज की तारीख में, आज के इकोसिस्टम में, आज कस्टमर्स को इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है, और आने वाले दिनों में ये डिमांड, ये जरूरत कैसे बढ़ने वाली है, क्या होने वाला है, इस मेथड के ऊपर जो वैल्यूएशन होता है इसे कहते हैं टाइम्स रेवेन्यू मेथड। जैसे ऐसा समझिए कि कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम पे जब इनिशियली डेज में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो था, और अगर कोई कंपनी उस टाइम में कोई वैक्सीन लेके आती, कोई टीका लेके आती, तो कितना जरूरी होता। भले ही वो टीका, वो वैक्सीन उन्होंने सिर्फ 100 लोगों के ऊपर किया हो, उन्होंने सिर्फ 100 लोगों के ऊपर, 1000 लोगों के ऊपर किया हो, लेकिन तो उसके नंबर शायद कम होंगे, लेकिन अगर 100 लोग, 1000 लोग अगर इम्यून हो जाते हैं उस कोरोना के इन्फेक्शन के लिए, तो इसका मतलब उस कंपनी का, उस वैक्सीन का कितना इंपॉर्टेंस है, और फिर वैल्यूएशन कितना होगा। वैल्यूएशन आप नंबर के साथ तो बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे ही आज अगर बायोफ्यूल में अगर एमसीएल काम कर रही है और अगर फोसाइल फ्यूल में कोई दूसरी बड़ी कंपनी काम कर रही है, तो भले ही आज फोसाइल फ्यूल में जो कंपनी काम कर रही है उसका वैल्यूएशन, उसका टर्नओवर, उसके नंबर्स भले ही बहुत ज्यादा हो, भले ही हर दिन करोड़ों रुपए का आज वो माल बेच रही हो, टर्नओवर कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लेकिन फिर भी जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो दोस्तों एमसीएल जो प्रोडक्ट आज लेके मार्केट में आई है, ये प्रोडक्ट आज दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे जरूरी ऐसा सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन आने वाले दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंपलसरी होने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और ये सॉल्यूशन लेके एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है, जो एक्सपेंशन प्लान एमसीएल का है, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी एमसीएल की है, इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो एमसीएल का वैल्यूएशन किसी भी फॉसिल फ्यूल की कंपनी के कंपैरिजन में बहुत बेहतर होने वाला है। तीसरा जो टाइप है या प्रकार है
वो है अर्निंग मल्टीप्लायर मेथड। यानी जिस सेक्टर में आप काम करते हो, जिस वस्तु और सेवा के साथ आप काम कर रहे हो, उस सेक्टर में और कितनी सारी कंपनियां काम कर रही, तो उसके कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कितना बेहतर, ये एक पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि आप आने वाले दिनों में ये जो बिजनेस आप तैयार कर रहे हो, इस बिजनेस के साथ जो भी रेवेन्यू का निर्माण, एबिटा का निर्माण, प्रॉफिट का निर्माण कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में जब ये बिजनेस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा। इन दोनों मुद्दों को लेके फिर इसका वैल्यूएशन होता है। आगे जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और ये वैल्यूएशन टिपिकली होता है इन्वेस्टर्स के लिए। कैसे? यानी ये कंपनी अगर आज के तारीख में ये बिजनेस कर रही है, इतना रेवेन्यू का, इतना प्रॉफिट का, एबिटा का निर्माण कर रही है, अगर मैं आज इसमें पैसा डालूं और 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर ये कंपनी इस तरीके से मेरे पैसे के साथ ये इतने इतने लेवल तक पहुंचेगी, इतना रेवेन्यू का निर्माण, नंबर्स का निर्माण करेगी, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा। तो ये फायदा लेके उसका कैलकुलेशन करके उसका वैल्यूएशन निकाल के फिर उसमें निवेश किया जाता है, जिसे डीसीएफ मेथड ऐसे कहते हैं, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड ऐसा कहते हैं। पांचवी जो मेथड है वो है सिंपल बुक वैल्यू मेथड। यानी सिंपली आपके नंबर्स क्या है, यानी आपके बुक्स में, आपके बैलेंस शीट में जो भी नंबर्स है, आपका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, असेट कितने हैं, ये सब मुद्दों को लेके जो वैल्यूएशन का निर्माण होता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू मेथड। छठवीं मेथड है लिक्विडेशन वैल्यू या मेथड। उसमें ऐसा होता है कि आज कंपनी के पास जितनी भी असेट्स है, वो असेट्स अगर हम मार्केट में बेचे तो कितना पैसा आएगा, वो होती है कंपनी की वैल्यू। और इसमें भी टेंजेबल और इनटेंजेबल ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है, तो इसमें ऑफकोर्स वो चीजें होती है जो हम मार्केट में इमीडिएटली बेच सकते हैं, जो दिखाई देती है, जैसे कंपनी की संपत्ति हो गई, रियल एस्टेट हो गई, या कंपनी के पास कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है वो हो गए, वो इमीडिएटली मार्केट में वैसे हम लोग पैसा ले सकते हैं। लेकिन ऐसी इनटेंजिबल चीजें हो सकती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे ब्रांड वैल्यू। अगर कोई कंपनी बहुत सारे सालों से बिजनेस कर रही है तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है, यानी उसके ऊपर तो कस्टमर्स का ट्रस्ट होता है। ब्रांड यानी ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट मेहनत करके कई सालों के बाद कमाया जाता है, और इस ट्रस्ट की भी एक वैल्यू होती है। इस ट्रस्ट के साथ जब आप बिजनेस करें, कोई भी निवेशक अगर आप उसके साथ बिजनेस करे तो उसे एक बहुत एडवांटेज मिलता है, तो उसकी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। नॉलेज, नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी इनटेंजिबल असेट्स है। अभी अगर किसी कंपनी के पास नॉलेज है, जैसे हमारे पास अब अभी प्रैक्टिकल कितना नॉलेज है, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में इसको कन्वर्ट करने के लिए। बाद में हो सकता है कि आपके पेटेंट्स, आपके ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ऐसे कई सारे इंटेंजिबल चीजें हैं जो चीजें का भी एक मूल्य है, बिकॉज हर एक चीज के साथ बिजनेस का निर्माण होता है। तो इन सभी चीजों को, इस सभी मूल्यों को एक साथ रख के फिर इस असेट का मूल्यमापन होता है, लिक्विडेशन की वैल्यू होती है, और उसके एक वैल्यूएशन किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार है जो होते हैं, और अल्टीमेटली इन सभी चीजों के साथ, ये सभी चीजें कब होती है, जब आईपीओ के पहले निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें कंपनी में पैसे डालने होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो एक तो ये सब करने के बाद आईपीओ में जाती है, और कुछ कंपनी ऐसी होती है कि डायरेक्ट आईपीओ में जाती है। इसका मतलब क्या, तो उनको पैसा रेज करने के लिए वो डायरेक्ट पब्लिक के पास जाती है। कोई भी कंपनी ये सब अपने बिजनेस ऑपरेशंस के बाद पूरा वैल्यूएशन करके, जिस प्रोसेस को ऑलमोस्ट 9 महीने लगते हैं, जिसमें सरकारी और बाकी की सभी संस्थाएं होती है जो ये सब काम करती है, और इन शेयर्स के मूल्यों के साथ हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उनको ऑलमोस्ट 25% तक अपने कंपनी के जो शेयर्स है वो ऑफर करते हैं। उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसे कहते हैं आईपीओ। तो किसी भी निवेशक के पास नहीं, किसी भी इन्वेस्टर के पास नहीं, आप डायरेक्ट लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को वो शेयर्स देके आप फंड रेज कर रहे हैं, इसे कहते हैं आईपीओ। और उसके बाद फिर कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल जो पर्सन है, वो आपके शेयर्स खरीद सकता है, बेच सकता है, ट्रेड कर सकता है। उसके बाद अगर किसी कंपनी को लगे कि हमें फिर से कुछ फंडिंग की जरूरत है और फिर से हम कंपनी का एक बड़ा चंक शेयर्स लोगों को देना चाहते हैं, तो फिर से वो वैसी स्कीम लेके आ सकता है, फिर से अपना एक बड़ा नंबर शेयर्स का लोगों को वो दे सकता है, जिसे कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। तो दोस्तों ये कंपनियां अलग अलग तरह के वैल्यूएशन होती है।
अलग अलग तरह के लेवल पे वो वैल्यूएशन होता है, काम करती है, लेकिन पूरी दुनिया में वो कौन सा वैल्यूएशन है कि जिसमें लोग नाच करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं सबसे ज्यादा, और उस वैल्यूएशन के ऊपर कोई भी देश चाहता है कि मेरे देश में इतनी ज्यादा कंपनी इस वैल्यूएशन की हो, और उस वैल्यूएशन का नाम है यूनिकॉर्न। कोई भी कंपनी अगर यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है, यूनिकॉर्न वैल्यूएशन की बन जाती है, तो एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेड पोजीशन पे चली जाती है। और यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहते हैं? जिस कंपनी का मूल्य, वैल्यूएशन, ये $1 बिलियन इतना होता है, $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अभी 1 बिलियन यानी क्या? तो 1 बिलियन यानी 100 करोड़, 100 करोड़ अमेरिकन डॉलर। लेकिन इस अमेरिकन डॉलर को अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करो तो एक अमेरिकन डॉलर का मतलब है 82 रुपए आज। तो इसका मतलब है ये 100 करोड़ अमेरिकन डॉलर का मतलब है 8,200 इंडियन रुपीस। तो कोई भी कंपनी आज अगर हमारे देश में 8,200 करोड़ की बन जाती है तो वो यूनिकॉर्न कंपनी बनती है। और ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी दुनिया में कितनी है, इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित होता है, और उस रिपोर्ट को कहते हैं हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अभी हरून यानी क्या? तो हरून ये एक्चुअली एक पर्सन है जिनका नाम है रूपर्ट हुगरवर्थ, रूपर्ट हुगवर्थ ऐसा उनका नाम। अभी ये यूरोप में पैदा हुए ऐसे शख्स है, और इन्होंने ज्यादा टाइम फिर लंदन में, शंघाई में ऐसे काम किया, और कुछ साल से रिसर्च में काम किया, और बाद में कुछ साल से वो इस ग्लोबल, पहले रिच लिस्ट और यूनिकॉर्न इंडेक्स, ऐसे 2 तरह के इंडेक्स हर साल वो प्रकाशित करते हैं, और उनका काफी अच्छा नाम है। और वे रूपर्ट का जो चाइनीज नाम है वो हुरन ऐसा है। तो ये जो हुरन ग्लोबल इंडेक्स है, ये इस साल भी अगर 2023 की आप इंडेक्स देखोगे तो इस साल इस इंडेक्स में भारत में कितने सारे यूनिकॉर्न है वो अगर आप देखोगे तो भारत आज के तारीख में तीसरे स्थान पे है। सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका 667, बाद में है चीन 300 से ज्यादा, और तीसरा है भारत। भारत में आज के तारीख में 68 इतने यूनिकॉर्न्स है। ऐसा इसमें पूरा डिटेल लिखा गया है, उसकी लिस्ट भी है। लेकिन उन्होंने क्या बताया है, इसमें लिस्ट में ऐसा लिखा है कि भारत में जितने भारतीय लोगों ने मिलके जो यूनिकॉर्न बनाई है, उससे ज्यादा वो भारतीय जो भारत के बाहर रहते हैं उन्होंने यूनिकॉर्न बनाई। यानी 68 कंपनियां भारतीय लोगों ने जो बनाई है वो यूनिकॉर्न है भारत में। लेकिन भारतीयों ने जो यूनिकॉर्न बनाए हैं जो बाकी के देश में काम कर रहे हैं, ऐसे 70 है, और उसमें शायद वो पार्टनरशिप में हो सकते हैं या स्टैंड अलोन हो सकते हैं। तो ऐसी, तो टोटल भारतीयों ने जो यूनिकॉर्न बनाई है, ऐसी 138 कंपनियां इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ अलग दूसरे भी नॉमेनक्लेचर है या सदना या टर्म्स है, जिसमें गैजल, एक गैजल जो है उसका मतलब यह है, यानी कोई कंपनी गैजल है, इसका मतलब यह है कि वो कंपनी आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी बन सकती है। इसकी भी एक लिस्ट उन्होंने दी है कि अमेरिका में इतने गैजल है, चीन में इतने हैं, भारत में इतने। तो भारत में कुल 51 ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले 3 सालों में ये यूनिकॉर्न बन सकती है, और इनकी लिस्ट है। दोस्तों इसी लिस्ट में उन्होंने भारत में सबसे नंबर 1 पे जो अभी यूनिकॉर्न है उनका नाम दिया है, और वो है ड्रीम 11 और स्विगी। ये 2 कंपनियां फिलहाल अभी नंबर 1 पे है इस लिस्ट में। भारत में जो 68 कंपनियां उसमें नंबर 1 पे ये दोनों है। इन दोनों का जो वैल्यूएशन है वो $8 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं जो आज के तारीख में नंबर 1 पे है, यूनिकॉर्न है, इतना अच्छा काम कर रही है, कौन से सेक्टर में काम कर रही है अगर आप देखोगे तो ड्रीम 11 यानी ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम क्या है, आप पैसे देके वो खेल रहे हैं, आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। और स्विगी यानी एक डिलीवरी ऐप है। तो दोस्तों ये जो ड्रीम 11 है, अभी इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। अभी ड्रीम 11 यहां तक कैसी पहुंची, $8 बिलियन की कंपनी कैसी बनी, 50,000 करोड़ की कंपनी कैसी बनी? आप देखोगे तो 2014 से वो इस फंडिंग के प्रोसेस में। 2014 में इस कंपनी की जब इन्होंने फंडिंग लेना शुरू कर दी, उन्होंने वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया, तो इनिशियली तो उनका वैल्यूएशन सिर्फ $15 मिलियन था, यानी 100 करोड़ से भी कम। और ऐसा करते 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 हर बार इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, अभी 50,000 करोड़ का हो गया। और इस पूरे प्रोसेस में इतने शेयर इन्होंने दिए हैं
कि अभी इस कंपनी की जो मालकी है, जो ओनरशिप है, इनके पास है ही नहीं। बहुत कम शेयर्स आप आज ड्रीम 11 जो प्रोमोटर है, ओनर, उनके पास है। बाकी सभी जो शेयर्स है, सभी जो इक्विटी है, वो निवेशकों के पास है, इन्वेस्टर्स के पास है। और इसके फाइनेंशियल्स देखिए, 50,000 की करोड़ की फाइनेंशियल। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हमें तहसील में 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है ना, तो 50,000 करोड़ के फाइनेंशियल यहां देखिए। यहां लिखा है कि 2022 में इन्होंने जो माल बेचा, उसका उसका कितना वॉल्यूम था? 3,841 करोड़। 3,841 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, रेवेन्यू का निर्माण किया। खर्चा कितना किया? 3,762, इतना खर्चा किया। तो 2022 के बैलेंस शीट में उनका प्रॉफिट कितना है? तो 142 करोड़ इतना है। तो ये करोड़, ये उसके नंबर्स है जिसकी वजह से आज इतना वैल्यूएशन उनका है। तो जब हम कहते हैं कि हमें अपने तहसील की कंपनी को 800 करोड़ का माल बेचना है, हमें 100 से लेके 150 करोड़ तक हमें एबिटा, सॉरी, नेट प्रॉफिट का निर्माण करना है, 100 करोड़। तो ये एक्चुअल वैलिड नंबर्स है कि जिसकी वजह से हम 10,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। आज इनका इनकम का ब्रेकडाउन देखेंगे तो मैक्सिमम जो इनकम आती है वो वही ऑनलाइन प्लेइंग से आती है, जो लोग पैसा पे करते हैं उनसे आती है उनको। और थोड़ा सा पैसा उनकी फंडिंग की वजह से आती है, क्योंकि वो दूसरे को पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं। और एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे, खर्चा, तो उनका खर्चा मैक्सिमम ये एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। तो लेकिन ये बात तो हमने देखी कि हमारे देश की नंबर 1 की जो कंपनी, वो क्या परफॉर्म कर रही है, क्या बेच रही है, क्या काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में अभी जो भी यूनिकॉर्न्स तैयार हो रही है, वो यूनिकॉर्न्स के ऊपर जरा नजर डालिए, उसके बारे में जरा पढ़ाई कीजिए, समझिए कि वो क्या प्रोडक्ट्स का, कौन सी चीजों का, कौन सी सर्विसेज का निर्माण कर रही है, क्या बेच रही है आज मार्केट में। और ये जो काम कर रही है, ये जो बिजनेस वो कर रही है, ये इस रेवेन्यू और प्रॉफिट का निर्माण कर रही है, उससे हमारे लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो जो 90% लोग हैं उनके ऊपर क्या परिणाम हो रहा है। ये हमारे जो किसान है, हमारी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था आज भी है, आज भी 60% लोग आज एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या ये अच्छा परिणाम उस एग्रीकल्चर के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं? हमारे महिला बचत गट हो, युवा हो, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है उसका? तो आप देख सकते हो कि इस 2023 में ये जो कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है, वो क्या काम करती है देखते हैं। हर कंपनी के बारे में हम डिटेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और आपको पता चलेगा। अभी इसमें जो पहली कंपनी है फ्रैक्टल, ये कंपनी एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेकिन ये कंपनी 100% यूएस बेस्ड है। हमारे भारतीय लोग, कुछ लोग वहां गए हैं और उन्होंने अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जो भारतीय यूनिकॉर्न करके अभी लिस्टेड है, लेकिन 100% यूएस बैक, 100% अमेरिकन के सपोर्ट से ये कंपनी बनी है जो एआई में काम करती है। दूसरी कंपनी लीड, ये कंपनी जैसे बायजूस है, जैसे वो ऑनलाइन पढ़ाती है, वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाने वाली ये कंपनी है। तीसरी कंपनी है डार्विन बॉक्स। डार्विन बॉक्स क्या करती है? तो एचआर में है, ह्यूमन रिसोर्स। आपको जो जिस तरह के लोग चाहिए काम करने के लिए, वो प्रोवाइड करने वाले, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या वो काम करती है। चौथी कंपनी डील शेयर। डील शेयर यानी ई कॉमर्स है, यानी ऑनलाइन आप ऑर्डर दो और मंगाओ, बस इतना काम करती है। मामा अर्थ कॉस्मेटिक्स में। लिव स्पेस, ये जो कंपनी उसमें किसमें काम कर रही है? तो लिव स्पेस इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं ना, घर का इंटीरियर डेकोरेटर करो, ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेटर करो, उसमें काम करने वाली कंपनी। बाद में ऑक्सीजो। अभी ऑक्सीजो ये B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कर्जा देने वाली एक स्टार्टअप है। 100% सॉफ्ट बैंक, ये जो जापान की बैंक है या जापान की वीसी कंपनी है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा निवेश करती है, 100% बैक्ड है, यानी सिर्फ नाम वो है ऑक्सीजो, सब पैसा, सब इक्विटी, सब कुछ वो जापान की उस कंपनी का है। एक्सप्रेस बीज, ये कंपनी वही डिलीवरी का ऐप, डिलीवरी कंपनी है। बाद में पर्पल, पर्पल ये कंपनी यूनिकॉर्न बनी है जो वेडिंग प्लानर है, वेडिंग प्लान करती है, इवेंट्स प्लान करती है। यानी आप देखोगे ये हर कंपनी के बारे में, हर कंपनी के बारे में आप देखो, ये कंपनियां जो भी बिजनेसेस कर रही है, जो भी काम कर रही है, उससे हमारे लोगों के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों की जो परिस्थिति बदलनी चाहिए, हमारे यहाँ जितना रोजगार का निर्माण होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, जिस सेवाओं के लिए, वस्तु के लिए काम कर रही है, वो सिर्फ ऊपर के जो 10% लोग हैं ना, उनको कैटर करने के लिए मैक्सिमम। वो लोगों का जो मैक्सिमम लोग आज भी हमारे गांव में रहते हैं,
मैक्सिमम लोग आज भी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसी ऐसी जगह में, ऐसी स्पेस में कौन सी कंपनी काम कर रही है आज? नहीं करते काम। और इन सभी कंपनियों के आज जो बिलियन डॉलर बन चुकी है, इनकी अगर आप इक्विटी देखोगे, यानी आज इनकी कंपनी की मालकी किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप किसे कहते हैं? जब 51% शेयर किसी कंपनी के पास या किसी के पास होते हैं। आज एक भी प्रमोटर के पास, खुद के पास उसकी ओनरशिप नहीं है, 51% नहीं है। किसके पास है? तो इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर्स के पास कोई अमेरिका में है, कोई चाइना में है, कोई जापान में है, कोई यूरोप में है। यानी ये कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही है, ये कंपनियां इतना सारा माल बेच रही है, रेवेन्यू का निर्माण कर रही है, प्रॉफिट का निर्माण कर रही है, और ये प्रॉफिट सब कुछ जनरेट करके अल्टीमेटली कहा जा रहा है? निवेशकों के पास, इन्वेस्टर्स के पास, बाहर के लोगों के पास। इनफैक्ट हरूल लिस्ट में ये भी है कि ये जो भारतीय कंपनियां हैं, कंपनी है 68 कंपनी, उसमें से ऑलमोस्ट 40% कंपनी का ऑफिस तो भारत में भी नहीं, सिंगापुर में है। ये लिखा है उस रिपोर्ट में। तो ऐसी सब जब परिस्थिति है, इस तरह से कंपनियां बन रही है, इस तरह से उनका वैल्यूएशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में, इस परिस्थिति में जब जब एमसीएल कहता है कि हमें अपने कंपनी को, हमें अपने तहसील की कंपनी को जब 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो अर्थ है इस वैल्यूएशन का, वो बहुत अलग है। हम जब कहते हैं कि हमारी कंपनियों को, हर कंपनी को यूनिकॉर्न बनाना है, 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो हमारा अर्थ अलग है दोस्तों, हमारा उद्देश्य अलग है। हमें हर कंपनी को, हर तहसील की कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, क्योंकि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। आज हमारे देश में 6,000 तहसील है। 6,000 तहसील में अगर हर तहसील में 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, तो मिलके हम ऑलमोस्ट $7.5 ट्रिलियन इतना वैल्यूएशन की कंपनी या संगठन बनाएंगे। आज जो भी हमारे देश की जीडीपी है, जो $3.5 ट्रिलियन है, वो बढ़ के हम 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं। और ये पहला फेज है। इस पहले फेज में, इस 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में हम फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने लोगों को सक्षम कर रहे हैं। हमारे लोगों के जो भी इश्यूज है, हमारे किसानों के जो भी इश्यूज है, हमारी जो जरूरतें हैं गांव की, हमारी तहसीलों की, हमारे परिवारों की, उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे लोगों को सक्षम करने के बाद ये लोग जो है, फिर अगले फेज में हमारे हर तहसील की इकोनॉमी को, वैल्यूएशन को 3 से 5 गुना तक लेके जाएंगे। हमें इसलिए 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है, क्योंकि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य करना है। और मैं क्यों कहता हूं कि हर तहसील एक राज्य होना चाहिए? क्योंकि हर तहसील की एक अपनी पहचान है। हर तहसील एक सुपर स्पेशलाइज्ड ऐसी सिविलाइजेशन है। दुनिया में जितनी भी सभ्यता है ना, सबसे ज्यादा डेवलप्ड अगर कोई सभ्यता है तो भारत की सभ्यता है। हर तहसील में अपनी एक अलग पहचान है, अलग बोली भाषा है, अलग कल्चर है, अलग रहन सहने का ढंग है, उनकी त्योहारें अलग है। और ये जो अलगता है, ये जो स्पेशलाइजेशन है, जो विविधता है, इसका संवर्धन करना चाहिए हमने। इसका संवर्धन हो, लोगों की जरूरतें पूरे हो, इसलिए हमें 10,000 करोड़ की कंपनी करनी। हम 10,000 करोड़ की कंपनी करेंगे तो बाकी की कंपनी जैसे नहीं करेंगे। ये जो कुछ एक सेक्टर में कुछ एक प्रोडक्ट वगैरह तो बेच रही है, सिर्फ वैल्यूएशन और बेचने से मतलब बस वैसे नहीं करेंगे। हमें अपने तहसील में इस 5E मिशन को पूरा करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। हम 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाएंगे? तो पर्यावरण का ख्याल रख के। आज जितने भी चीज, यानी ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और वो पूरी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे इस इकोसिस्टम का को नुकसान, इसका संकट बढ़ा रही है। और हमें जो भी काम करना है वो सिर्फ पर्यावरण के लिए काम करना है। हम जो भी वस्तु का निर्माण करेंगे, वो सभी वस्तुएं एक तो हमारी जरूरतें पूरा करेंगी, लेकिन उसके साथ पर्यावरण का ख्याल रखेगी, हमारी धरती माँ का ख्याल रखेगी। दोस्तों, हमें 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है। हमारा तहसील कार्बन न्यूट्रल करके, भी कार्बन न्यूट्रल, यानी आज भले ही इस क्लाइमेट चेंज का संकट बहुत बढ़ रहा है बाहर, लेकिन आप नहीं जानते शायद कि सिर्फ 10 एकड़ में अगर आपने हरे भरे पेड़ करे, बड़े बड़े पेड़ लगाए सिर्फ 10 एकड़ में, तो उस 10 एकड़ में जो टेम्परेचर, तापमान होता है ना, तो वो बाकी के आजू बाजू का जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा। यानी सिर्फ 10 एकड़ में ये पेड़ इतना कुछ कर सकते हैं। आज घर में हम लोग एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं, हमको ठंडा चाहिए होता है। अब वो एसी कैसे काम करता है हमें कुछ ले लेना देना है नहीं।
उसमें वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो एक्चुअली बहुत ही भयानक ऐसे ग्रीन हाउस है। जितना ज्यादा एसी हम लोग तैयार करते हैं उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को हम प्रोत्साहन देते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा, हम अपने खुद के लिए देखते हैं। लेकिन तहसील का कौन देखेगा? तहसील में कौन सी मशीनरी है, तहसील में क्या करेंगे तहसील की कंडीशनिंग के लिए? तो उस तहसील के कंडीशनिंग के लिए कुदरत ने अपने हाथों से ये सबसे बढ़िया ऐसा मशीन बनाया, वो है पेड़। ये पेड़ जो है ना, ये कंडीशन करेंगे। हमारे तहसील में 30,000 हेक्टेयर है, ऑलमोस्ट 75,000 एकड़ इतनी जमीन है। सोचिए आपका तहसील बहुत अलग हो सकता है बाकी के सभी तहसीलों से। ये जो हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा है, उसको कैसे साफ करेंगे हम? ऐसी कौन सी मशीन है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और शुद्ध हवा बाहर देती है? कोई मशीन नहीं सिवाय पेड़ के। अगर हमारे तहसीलों को अगर पानी में स्वयं पूर्ण करना है, तो सबसे बढ़िया यानी हर एक बूंद को जमीन में लेके जाना, इसका काम करने वाली अगर पाइपलाइन कोई है तो वो पेड़ है। जिससे और बस इसी दिशा में काम करके हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है ऐसे कि हर एक व्यक्ति को, हर एक जरूरतमंद को काम मिले। हर एक युवा, महिलाएं, आदमी जो भी हो, उनको काम मिले, उसको कोई किसी को भी जरूरत ना पड़े अपना गांव, अपना शहर, अपना तहसील छोड़ के जाने की। वैसे काम करेंगे और 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उन प्रोडक्ट्स का निर्माण करेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स का? तो हमारे तहसील में हमारे किसान कौन सी चीज तैयार करते हैं, तो उन चीजों को रॉ मटेरियल करके, इस्तेमाल करके कौन सी चीज हम तैयार कर सकते हैं, तो वो चीज तैयार करेंगे। हमारे महिला बचत गट कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो वो चीज बेचेंगे। इन लोगों को, ये लोग जो जानते हैं, जो कर सकते हैं, वो चीजें बेच के हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। हर घर को, हर जरूरतमंद घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? कहाँ रहते हैं ये लोग, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं ये? तो वो करके, वो उस वस्तुओं का, उस उत्पादनों का निर्माण करके हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। दोस्तों, हमें अपने तहसील में मैक्सिमम इस बायोफ्यूल का निर्माण करना है और पूरी दुनिया को बेचना है। हमने एमसीएल ने जब ये एमकोल एमसीएनजी की शुरुआत की, उसके पहले अगर आप किसी को भी पूछते कि नेपियर ग्रास कितना आता है प्रति हेक्टेयर, तो कोई भी आपको बोल देता 300 टन पर आए। अभी आप सभी जानते हैं, अभी पूरी दुनिया बोल रही है जब हमने इतना काम करने के बाद कि 500 टन पर हेक्टेयर तो आता ही आता है। लेकिन हमारे जो एचओडी है, हमारे कंडूबरी साहब जो है, हमारे टीम के एचओडी जो है, जो इस विषय में काम करते हैं, उन्होंने तो प्रति हेक्टर 1860 टन आता है ये दिखाया। इजराइल कम से कम पानी में, कम से कम जगह में कितना ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ये उसने पूरी दुनिया को दिखाया। वैसे ही आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके जब हम फेज 2 में जाएंगे, तब इसमें हर एक जमीन से कितना ज्यादा बायोफ्यूल का निर्माण कर सकता है, उतना हमें करना है और अपने कंपनी का वैल्यूएशन हमें बढ़ाना है। दोस्तों, अभी ये वैल्यूएशन जो करना है हमारे तहसील का, इसका ब्लूप्रिंट कैसे होगा, कैसे इसका रोड मैप बनेगा, कौन बनाएगा इसका रोड मैप? तो कौन जानता है हमारे तहसील के बारे में? कौन जानता है कि मेरा तहसील गांव पहाड़ों के ऊपर है, जंगल में है, समुद्र के किनारे है या रेगिस्तान में? कौन जानता है? कौन जानता है कि मेरे यहाँ के जो किसान है वो क्या काम करते हैं, क्या उत्पादन करते हैं? कौन जानता है कि जो हमारे जो लोग हैं वो किसमें अच्छा गए हैं, कि कौन से अच्छे काम कर सकते हैं? कौन जानता है कि हमारे यहाँ जो महिला बचत गट है वो ये एक चीजें करती है? कौन? आप जानते हो, ये आप हो लोग है जो इसकी ब्लूप्रिंट रोड मैप बना सकते हो। ये जो हमारे एमएसएस प्रमोटर है, हमारे सभी एमयूपी ये जो उद्योजक है, ये सब करेंगे। और कैसे करेंगे? कैसे ये सब लोग मिलके इसका रोड मैप तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? तो उसकी चिंता मत करिए आप, मैं बताऊंगा ना आपको सिर्फ मैं जो बताऊंगा वो सिर्फ आप काम करिए। आप सिर्फ, हम जो भी काम करेंगे, अभी इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो हम शुरुआत करेंगे हर तहसील में ऐसी चीजों के साथ जो ऑलमोस्ट हर जगह चाहिए। कहीं भी आपका तहसील हो, जो कंपलसरी, जो इसेंशियल चीजें हैं उसके साथ शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एम कुकिंग सिस्टम के साथ। अभी आपका तहसील कहीं भी हो, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, हर घर को आज इस कुकिंग सिस्टम की जरूरत है। 43% लोग, परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास तो कुछ है ही नहीं, उनको तो कंपलसरी चाहिए, जैसे उनकी आज परिस्थिति है।
लेकिन जो आज एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आज उनको भी जरूरत है ना। एलपीजी के कंपैरिजन में एलपीजी के मुकाबले कितना बेहतर ही है। बाहर से लाने वाला एलपीजी जो इतना स्फोटक है, इसके लिए हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं, और उसके ऊपर इतना पर्यावरण फ्रेंडली, पर्यावरण पूरक ये हमारा कुकिंग सिस्टम है। इसके साथ शुरुआत करेंगे जो हर घर को, हर तहसील की जिसकी जरूरत है। और अगर इस प्रोजेक्ट को लगने, यानी आज हमने चालू किया, अगर इसको 1 साल 1.5 साल लगता है ये सब प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए और चालू होने के लिए, तब इमीडिएटली आज क्या कर सकते हैं? तो आज उन प्रोडक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं जो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर घर को लगते हैं, हर व्यक्ति को लगते हैं, इरेस्पेक्टिव आपका बैकग्राउंड कुछ। जैसे हमें साबुन लगता है, शैम्पू लगता है, वस्त्र लगते हैं, कपड़े लगते हैं, हमें फुटवेयर्स लगते हैं, ब्रश लगता है, यानी कितनी सारी ऐसी चीजें हैं ना जो इतनी बेसिक है, और हजारों मिलों पर बैठे हुए वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 वो हमें बेच रही है। यानी आप कहीं भी जाओ, किसी भी छोटे छोटे गांव में, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स आज वहां है और वो बेच रही। तो कंपलसरी रिप्लेस करेंगे ना इसी प्रोडक्ट्स को, इमीडिएटली करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो हमारे गांव में, हमारे घर में तैयार होंगे, महिला बचत गट करेंगे, और जिसके लिए रॉ मटेरियल किसानों से आएगा। ऐसे प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करेंगे और लोगों को कनेक्ट करेंगे इस 5E के साथ, इस मिशन के साथ। सिर्फ मुझे रोजगार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, वही नहीं, अमीर से अमीर भी लोग अगर आज है तो उनको पता है कि हम इस एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे हो कितना जरूरी है, ये पर्यावरण कितना जरूरी है, वो भी कनेक्ट हो सकते हैं, हर कोई कनेक्ट हो सकता है। उनको भी चिंता है अपने आने वाली भविष्य की, अपने आने वाली जनरेशन की, हर कोई कनेक्ट हो सकता है। और सबसे इफेक्टिव चीज इन लोगों को कनेक्ट करने की अगर कुछ हो सकती है तो वो है सैटरडे सेशन। दोस्तों, बिजनेस एक बाजू है कि आप काल तैयार कर रहे बेच, लेकिन सैटरडे सेशन यानी मेरे गांव के लिए, तहसील के लिए मैं हर हफ्ते लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूं, पर्यावरण के लिए, लोगों के इस इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए। कौन करता है ये? कौन करता है? कौन हर हफ्ते खड़ा रहेगा उस गांव के लिए, उस तहसील के लिए? कोई नहीं। पहले दूसरे तीसरे हफ्ते शायद लोग आपकी तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन एक बार जैसे आप कंसिस्टेंटली करेंगे, लोग आपको बिल्कुल जो आप बोलेंगे वो फॉलो करेंगे। कोई नहीं करता, क्योंकि ये कोई नहीं अपने इतने सिंसियरली गांव के लिए, तहसील के लिए खड़ा होता है जो हम करेंगे। हमें सिर्फ अपना काम अच्छी तरह से करना है, लोगों को समझता है सब, लेकिन सिर्फ उनको ये देखना होता है कि आप ये टेम्पररी टाइम पास कर रहे हो कि एक्चुअली दिल से ये आप करना चाहते। और एक बार करने का ये उनको वो फेथ एक आपके ऊपर आ गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं, हो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और प्रोडक्ट सेकेंडरी है। फिर इस बार यानी इस सैटरडे सेशन हो या बाकी इन चीजों की वजह से आप अपने सभी लोगों को अपने साथ जोड़िए, इस मिशन के लिए जोड़िए। ये जो कस्टमर्स है ना, आज 90% ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है हमारे इस कार्य की, काम की। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पूरे सभी को जरूरत है इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तो ये सभी जो लोग हैं ये हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आपका तो लक्ष्य है कि उनमें से 60 से 80% लोग हमारे साथ होने ही चाहिए। और ये लोग जब आपके साथ होंगे ना, तो ये फिर लोग आपके लिए वो सोचेंगे, ये लोग फिर हमारे तहसील के लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, वो रोड मैप तैयार करेंगे, वो सब आइडियाज तैयार करेंगे और बताएंगे कि हमारे तहसील में सिर्फ 10,000 करोड़ नहीं, अभी आगे 50,000 करोड़ की जो कंपनी तैयार करनी है या इकोनॉमी व्यवस्था तैयार करनी है, वो कैसे तैयार करेंगे, क्या करेंगे। फिर आप नहीं रहेंगे, हजारों लोग आपके साथ रहेंगे जो इस काम करने में आपको योगदान देंगे। और दोस्तों, ये जो फेज है ना, पहला फेज, तो ऐसा समझे कि ये पहला फेज तो फाउंडेशन का फेज है। ये 10,000 करोड़ की कंपनी तो हम लोग बहुत ही छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स तैयार करके भी कर सकते हैं, जो नंबर्स हमें करने हैं। 5,000 करोड़ का माल जो आज बेचा जा रहा है उसमें सिर्फ 600 से 800 करोड़ का माल बेचना है, तो कर सकते हैं, हमारे लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग कितने लोग हैं। लेकिन इसके वजह से जो फाउंडेशन बनेगा, इसकी वजह से जो लोग सक्षम होंगे, कैपेबल हो गए कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसके साथ फिर शुरू होगा फेज 2। उसके साथ फिर आपके तहसील की हर कंपनी को हमें 3 से 5 गुना बढ़ाना है। हमारे तहसीलों में इतना कुछ कुदरत ने दिया है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है कि हम उतने वैल्यूएशन की कंपनी बना सकते हैं, ऐसी चीजें बना सकते हैं कि जो चीजें दुनिया को जरूरत है उसकी, जो सिर्फ भारत में बनेंगे, जो सिर्फ भारत उनको देगा। और फिर हम बताएंगे कि एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। ये फिर यूनिकॉर्न नहीं, शेर तैयार होंगे हर तहसील में। हर तहसील एक सुजलाम सुफलाम एक राज्य होगा, और मिलकर फिर हम फिर से हमारे देश को
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हमारे देश को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय एनसीएल।